नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग नए प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलेंगे। इसमें हमने कुछ कलाकार की विशेषताओं को लिया है और आप लोगों ने लाइक कमेंट किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और परमात्मा करे आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाए, आपको नौकरी लगे, 70-80 हज़ार रुपये आपके पॉकेट में हर मंथ आए। ईश्वर से मेरी यही शुभकामना है और कोशिश मैं ये करूँगा कि अपने प्रश्नों के माध्यम से आपको परीक्षा के एकदम नज़दीक ले जाकर, मतलब परीक्षा के प्रश्नों के एकदम जब आप बेंच पर बैठें तो ऐसा लगे कि आपको सारे प्रश्न पढ़े हुए आए हैं। कम रहेंगे प्रश्न लेकिन सटीक रहेंगे, जो आने की संभावना, जो प्रबल संभावना है उन्हीं को हम लेकर चलेंगे। तो ऐसे में आज हम लोग देखेंगे और फिर एक बार आपको लाइक कमेंट जो कर रहे हैं उसको तहे दिल से, और मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मैं आपके लिए उस ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको आपकी परीक्षा में आपको 100% क्या 101%, 110%, 1000% आपको सफलता मिल जाए, ऐसा उनसे हमारी आराधना रहेगी ना। मैं अपनी उपासना में उनसे ये जो है फरियाद रख दूंगा। तो आज हम देखते हैं कि प्रश्नों की में कुछ हमने विकल्प नहीं लिया क्योंकि कलाकार की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आप देखते होंगे कलाकार की विशेषताओं में कि कौन सा ऐसा कलाकार है, और आ भी चुके हैं कि कैनवास की जगह पे, धरातल में कैनवास की जगह पे प्लास्टिक सीट और एक्रेलिक सीट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्लास्टिक सीट और एक्रेलिक सीट का इस्तेमाल करते हैं, वो कैनवास इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपका मालूम होगा ऐसे वो कलाकार हैं जो 1924 यानी 1924 में केरल में जन्म हुआ था उनका, और जिनका पूरा नाम है कलपति गणपति, है ना, सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम। वो एक्रेलिक सीट और प्लास्टिक सीट का प्रयोग करते हैं चित्र बनाने में। तो ये एक इनकी खासियत थी और आ चुका है। आपने देखा कि विवान सुंदरम इंजन ऑयल के जो धब्बे हैं, इंजन ऑयल के धब्बे लगाकर सीट पर, धरातल पर, उसके माध्यम से वो चित्र का निर्माण करते हैं। तो ये उनकी ये खासियत हो गई ना। ऐसे कुछ खासियत हैं जैसे जोगेन चौधरी, जिन्हें काले रंग का चितेरा भी कहा जाता है, वो काले रंगों का प्रयोग अपने चित्रण माध्यम में करते हैं। खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पेन और स्याही के माध्यम से, यानी काले इंक के माध्यम से ही भी उन्होंने चित्रकारी की है ना। तो कुछ ऐसे कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण हम उन विशेषताओं को लिए हैं और फिर देखते हैं कि कैसी उनकी विशेषताएं हैं। तो तत्काल कम समय में इनकी चीज़ें हो जाएगी आज, तो ये देखते हैं, कम समय लगेगा। पहले हम कह रहे हैं कि पहले प्रश्न को देखते हैं कि किस समकालीन कलाकार ने अपनी कलाकृतियों में महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बिंदिया का प्रयोग करते हैं। जैसे औरतें यानी स्त्रियां, माताएं, ये अपनी माथे पर, यहाँ पर जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में आज्ञा नेत्र, और पुरुष यहाँ पर तिलक लगाते हैं और स्त्रियाँ यहाँ पर माथे पर बिंदिया लगाती हैं। तो इसका एक लॉजिकल कारण, तो इस माध्यम से इन्होंने बिंदिया का प्रयोग किया है ना। अब अपनी कलाकृतियों में ये बिंदिया का ज़्यादा प्रयोग करती हैं। तो ऐसा वो कौन है तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए, आ गया। और ये प्रश्न आया हुआ है, ये इनकी एक विशेषता है कि ये अपनी कलाकृतियों में बिंदिया का प्रयोग करती हैं। तो ऐसी हैं आपकी भारती खेर हैं ये। अच्छा, भारती खेर हैं तो एक प्रश्न और बना, इनका जन्म कब हुआ, ये भी याद रखे रहिएगा। ये प्रश्न बनेगा, भारती खेर का जन्म कब हुआ? 1969 में जन्म हुआ, है ना। और कहाँ पर जन्म हुआ था? लंदन में जन्म हुआ, है ना। लंदन की ये मैडम थी। उनकी शादी किससे हुई थी? बिहारी बाबू से हुई थी। तो ऐसे बैठा रहिएगा, थोड़ा ट्रिक बना रहेगा। तो लंदन में हुआ था और इनकी शिक्षा भी लंदन में हुई थी, ये भी ध्यान रखे रहिएगा, इनकी शिक्षा भी लंदन में हुई थी। तो जन्म 1969 में, और शिक्षा भी लंदन में हुई, और जन्म कब हुआ? लंदन में। जन्म भी कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। जरा इनसे मिलता जुलता और हम देख लेते हैं, इनके हस्बैंड को देख लेते हैं, इनके पति को,
कि किस समकालीन इंस्टॉलेशन कलाकार के शिल्पों में, एक तो एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, समकालीन बहुत याद रखे रहिएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है ये कौन से आधुनिक है, समकालीन है या बंगाल शैली के कलाकार। तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी दोनों समकालीन कलाकार हैं, है ना। इनका एक का जन्म बिहार में हुआ है, एक का जन्म लंदन में हुआ है। मतलब अभी ऐसे बार बार इसीलिए प्रश्नों का लिया हूँ कि रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ऐसे में आप कभी नहीं भूलोगे बार बार, ऐसे में ऐसे मन में विचार ना है कि ये हम पढ़ चुके हैं फिर दोबारा वही पढ़ने, यही फॉल्ट होगा और यही असफलता की वजह होगी। एक ही चीज को आप 50 बार करेंगे ना तो सफलता की उम्मीद आपको बढ़ जाएगी, है ना। मन में ये विचार मत आने, अगर ये विचार उठ रहे हैं तो जीवन के क्षेत्र में, ये किसी भी क्षेत्र में, न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई चीज अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके हो, अगर चौथी बार आ रहे तो वैसी उत्साह से पढ़ना, क्योंकि अगर आपके मन में विचार आ गया तो वो विचार जानना वो निगेटिव विचार हैं, वो आपके उत्साह को, आपके जुनून को, आपके जीवन की खुशी को वो क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल कम कर देंगे। तो ना, किस समकालीन इंस्टॉलेशन कलाकार के शिल्पों में स्टील के बर्तनों का, अब आ गया ना, स्टील के बर्तनों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये इनकी कला की अपनी विशेषता है कि अपनी रचना में ये स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपका तुरंत याद आ गया होगा, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करने के कारण इन्हें क्या कह दिया जाता है, बर्तन वाला कलाकार, बर्तन वाला, है ना, बर्तन वाला। कारण ये है कि ये अपने, जो भी हमने बताया था, जो भी आप प्रयोग करते हैं किचन में, जितने भी बर्तन हैं ये वो सब अपनी रचना में लगा देते हैं उन बर्तनों का, चाहे वो भगोना हो, करछुल हो, बाल्टी हो, है ना, कढ़ाई हो, सब। लेकिन वो सब किसके रहते हैं, स्टेनलेस स्टील के रहते हैं। तो वो मेटल उनका स्टेनलेस स्टील रहता है और क्या रहता है, बर्तन। स्टेनलेस स्टील का क्या रहता है, बर्तन ही रहता है। तो इसीलिए उनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या है, बर्तन वाला। और इनका जन्म कब होता है, 1964, यानी कि अपनी पत्नी से ये क्या है, 5 साल बड़े हैं। मतलब बड़े हैं इसलिए कह रहे हैं कि इससे याद रहेगा। इनकी पत्नी 1969 में पैदा हुई थी, वो लंदन में पैदा हुई थी, भारती खेर, और ये पैदा हुए थे बिहार में पैदा हुए थे, है ना। ये पढ़े थे पटना में, पढ़े थे पटना के आर्ट कॉलेज में पढ़े थे, और ये कहाँ पढ़ी थी, ये लंदन के आर्ट कॉलेज में पढ़ी थी। तो इतना आपको दिमाग में बना रहेगा कि इनके पति क्या है, बर्तन वाला है, और इस बर्तन वाला की पत्नी कौन है, बिंदिया वाली है। तो ये ऐसे ऐसे मतलब बस दिमाग में बैठा रहेगा, इसलिए हम उसको इस रूप में ले रहे हैं, है ना। और इनकी कलाकृतियों को हमने क्या कहा था कि ये अपने कला में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। और आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ बताया था कि इनकी एक मूर्ति शिल्प है, गांधी जी के 3 बंदर, वो भी आपने पिछली वीडियो में प्रश्न को हमने करवा चुका है। तो गांधी जी के 3 बंदर थे, है ना। उसके बाद एक शिल्प, मूर्ति शिल्प है, और हमने बताया था कि 7 समुंदर पार इनकी चित्र है ना, तैल रंग में ये इनकी चित्र है। उसके बाद हमने बताया था बोधि वृक्ष जो स्टेनलेस स्टील का है, और कहाँ पर ही, ये नगमा में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर इनका बोध वृक्ष बना हुआ है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। आपको एक रचना और थी जो किरण नादार म्यूजियम में है, किरण नादार म्यूजियम में देखने को मिलेगी, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये भी एक इंस्टॉलेशन है, और ये भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। और कहाँ पर देखने को मिलेगा, किरण नादार म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बोध वृक्ष है, या बरगद का आ जाए, बरगद का वृक्ष आ जाए, तो भी आप क्या कहेंगे, ये सुबोध गुप्ता की, ये भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और कहाँ पर है, नगमा में है। तो बार बार इस चीज को आप कहिए, सुनिए, दोहराइए, आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न कभी गलती, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद में एक इनकी 3 काउज, काऊ माने गाय, तो 3 काउज भी इनकी एक रचना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखे रहिएगा, है ना। अब और आके देख लेते हैं, भारत का एक ऐसा पहला कलाकार जिसने मेडिकल उपकरणों से ध्यान दीजिएगा, जिसने मेडिकल उपकरणों से मूर्ति शिल्प तैयार किया। अब देखिए इनकी विशेषता है मेडिकल उपकरणों से, यानी मेडिकल उपकरणों का मतलब है जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टरों के पास अपनी छुरा होती है, कैंची होती है, जिससे ऑपरेशन करते हैं, कई तरह के औजार होते हैं ना। तो उन इक्विपमेंट से, उन उपकरणों से इन्होंने मूर्ति शिल्प तैयार की है, मतलब अपनी मूर्ति शिल्प तैयार करते हैं इन उपकरण, इनकी विशेषता है।
मेडिकल उपकरणों। एक दो और विशेषता इनका भी देखेंगे। तो ऐसे वो कौन से कलाकार हैं जो मेडिकल उपकरणों से मूर्त शिल्प तैयार करते हैं? तो ये भी बिहारी का नहीं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ये मध्य प्रदेश के हैं और 1981 में जन्म लिया है, मतलब अभी बहुत जल्दी ही जन्म लिया है। तो 1981 में जन्म लिया है, एमपी के हैं और एमपी के मंदसौर के। ये वही मंदसौर है जो प्राग ऐतिहासिक स्थल आप लोग पढ़ते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रतीकात्मक चित्र मिले हैं। जैसे आपके सूर्य का मिला है, स्वास्तिक का मिला है, अष्टदल कमल का मिला है, देहाती बांस की गाड़ियां मिली हैं। देहाती बांस की गाड़ियां याद रखे रहिएगा, बहुत पूछा जाता है मंदसौर का। इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, दशरथपुर है और ये सिवनी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या 30 मिली थी, ये प्रागैतिहासिक स्थल की। और यहीं के रहने वाले हैं मंदसौर एमपी में वाजिद खान। वाजिद खान को याद रखे रहिएगा। ये आने वाले एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये बहुत अभी जल्दी के कलाकार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि भारत के एक ऐसे पहले मूर्तिकार हैं जिन्हें लोहे की कीलों वाला कलाकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में हम सेपरेट पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। लोहे की कीलों वाला कलाकार किसे कहा जाता है? वाजिद खान। क्यों? क्योंकि इन्होंने लोहे, एक तो मेडिकल उपकरणों से भी कहा जाता है, या लोहे की कीलों वाला कलाकार भी क्यों कहा जाता है? इसको एक और नाम से कहा जाता है नेल आर्टिस्ट। भारत का पहला नेल आर्टिस्ट कौन है? अगर नेल आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाए तो भारत का पहला नेल आर्टिस्ट की बात आ जाएगी, तो यही आपके वाजिद खान है, जो एमपी में मंदसौर जिले में पैदा हुए हैं 1981 में। ये भारत के पहले नेल आर्टिस्ट है। नेल आर्टिस्ट का मतलब लोहे की कीलों से। इन्होंने लोहे की कीलों से पूरा महात्मा गांधी का अवाक्ष प्रतिमा बनाई थी ना, तो ये बात देखा जाएगा बाद में। तो इनको एक चीज याद रखिएगा कि मेडिकल के उपकरणों से बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? जो है वाजिद खान है। उसके बाद लोहे की कीलों वाला कलाकार या भारत का पहला नेल आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? वाजिद खान को कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिए, आपने अभी तक बिंदुवादी कलाकार पढ़ा है ना। बिंदुवादी कलाकार कौन है? अगर पश्चिम में जाएंगे तो बिंदु पद्धति की शुरुआत जॉर्ज सोरा ने शुरू की थी। नौ प्रभाववाद के जनक थे जॉर्ज सोरा या जॉर्ज स्यूरत, वो थे नौ प्रभाववाद के जनक थे। उन्होंने बिंदु पद्धति से चित्र बनाना शुरू किया था। उसके बाद में भारत में आएंगे तो प्रभाववादी, जो नौ प्रभाववाद का जो भारत में अगर जनक रहे हैं तो वो एनएस बंद्रे रहे हैं, यानी नारायण श्रीधर बिंद्रे रहे हैं। और उन्होंने ही क्या है, उनको क्या कहा जाता है? बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है ना। तो वो, इनको अगर देखा जाए वाजिद खान को, तो बिंदुवादी मूर्तिकार कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यहीं से प्रश्न उठा के पूछेंगे, बहुत सरल है। मतलब इनका जो फेमस है कि जैसे बिंदुवादी मूर्तिकार कहा जाता है, तो बिंदुवादी मूर्तिकार कहा जाता है, तो इनकी एक विशेषता है। तो हम ले सकते हैं लोहे के कीलों वाला कलाकार, इनकी अपनी एक विशेषता है। इनको भारत का पहला नेल आर्टिस्ट, इनकी अपनी एक क्या है, गुण है, विशेषता है। तो इसलिए उनकी ये उपाधि दे दी गई है। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया बन सकता है। यानी भारत के पहले नेल आर्टिस्ट को भी किसे कहा जाता है? वाजिद खान को कहा जाता है। और बिंदुवादी मूर्तिकार, इन्हें बिंदुवादी मूर्तिकार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें बिंदुवादी मूर्तिकार कहा जाता है कि नहीं? तो बिंदुवादी मूर्तिकार कहा जाता है, ये आपको मालूम हो जाएगा, है कि नहीं। ये अपनी कला की सबकी एक विशेषता है ये। तो इस तरह हम 3 प्रश्नों के माध्यम से इनका विशेषता देख लिए कि इन कलाकारों की एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, एक स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, एक मेडिकल उपकरणों का या लोहे के कीलों का प्रयोग करते हैं। इन माध्यमों से केजी सुब्रमण्यम प्लास्टिक सीट का और एक्रेलिक सीट का प्रयोग करते हैं। विमान सुंदरम इंजन ऑयल के धब्बों का प्रयोग, इंजन ऑयल का धब्बा लगाकर जो है अपनी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस तरह अपने कलाकारों की एक विशेषता है ना। अब देखिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, अनीश कपूर का सर्वाधिक विवादित शिल्प। अब विवादित शिल्प यानी कि अब तो आया, अभी आपको समझ में आया था कि एम.एफ. हुसैन सबसे बड़े विवादित कलाकार थे। क्यों? कि उन्होंने नग्न चित्रण किया था। कौन सी चित्र पर? जो भारत माता की चित्र था, जिसे गुलाबी रंग से इन्होंने कैनवास पर बनाया था, एक्रेलिक माध्यम से, कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम से जो है गुलाबी रंग में बनाया था भारत माता को। ये दोनों, ये पॉइंट याद रखे रहिएगा। माध्यम क्या था? कैनवास पर एक्रेलिक
सांकेतिक माध्यम से इन्होंने बनाया था। कलर का क्या यूज किया था, गुलाबी रंग का प्रयोग किया था और वो भारत माता का चित्र था जो सर्वाधिक विवादित हुआ, जिसके कारण 2006 में इन्हें भारत को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ऐसे आपके राजा रवि वर्मा थे, उनको भी बहुत ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ा था और वहाँ तक कि उनकी स्टूडियो को भी तोड़ दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी हमारा एक सामना और पड़ गया, अनीस कपूर। एक नया नाम नहीं, जो पढ़े हैं उनको तो मालूम ही होगा, लेकिन हमारे पढ़ाने के क्रम में एक नया नाम आ गया, अनीस कपूर। अनीस कपूर एक तो जानिएगा, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश मूर्तिकार हैं। भारतीय मूल का मतलब है कि भारत में इन्होंने जन्म लिया था 1954 में। जन्म इनकी कब हुई थी, 1954 में। 1954 में जन्म हुई थी, कहाँ हुई थी, मुंबई में। एक तो ये है, मुंबई में जन्म हुआ था इनका, है ना, तो इसीलिए ये भारतीय मूल के हो गए। लेकिन ये जाके कहाँ बस गए हैं, ब्रिटेन में बस गए हैं ना। 1972 में 1972 में ये चले जाते हैं ब्रिटेन, वहीं जाके बस जाते हैं और ये वहीं ब्रिटिश के मूर्तिकार कहलाए गए, है ना। तो ये इनका सर्वाधिक एक विवादित शिल्प कौन सा था, तो एक तो ये जान लीजिए कि एट दी हब ऑफ थिंग्स भी इन्हीं की मूर्त शिल्प है, अनीस कपूर का, ये याद कर लीजिएगा। क्लाउड गेट जो इन्होंने 2006 में बनाया था, ये कहाँ पर है, एक तो ये कि कब बना है, 2006 में। क्लाउड गेट अभी हम बता रहे हैं अनीस कपूर की मूर्त शिल्प, अभी विवादित शिल्प नहीं बता रहे हैं। एक तो एट दी हब ऑफ द थिंग्स यानी विचारों का एक जो संग्रह है, तो वो अभी बस हिंदी जानिएगा। और उसके बाद क्लाउड गेट, क्लाउड माने बादल, तो बादल का एक गेट है, अब इसकी एक रचना है, बनाए हैं थोड़ा मिरर, और अभी बताते हैं। तो 2006 में बनाया है क्लाउड गेट, इन्होंने बनाया है। और ये कहाँ पर है, ये जाएंगे आपके क्लाउड गेट, तो ये क्लाउड गेट अमेरिका में तो है ही है, इसको ऐसे जाने रहिए, शिकागो के मिलेनियम पार्क में। आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, आप नोट कर रहे हो तो, शिकागो जो अमेरिका में है, शिकागो के मिलेनियम पार्क में ही इन्होंने क्या बनाया था, 2006 में क्लाउड गेट। तो स्थान हो गया शिकागो के मिलेनियम पार्क में, है ना, क्लाउड गेट। यहीं शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद, जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो यहीं शिकागो में गए थे, तो वहीं पर ये बनाया गया है क्लाउड गेट, है ना। शिकागो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। एक है आर्बिट, ये आर्बिट बनाया गया है 2012 में बनाया गया है। और ये सभी स्टील के बने हुए हैं, माध्यम इनका स्टील ही है ना। तो 2012 में ये कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया लंदन के ओलंपिक पार्क में। 114 फुट यानी 114 से 115 फीट ऊंची है। ये लंदन के ओलंपिक पार्क में आर्बिट बनाया गया। कभी कभी इसको आर्सेलर मित्तल आर्बिट कह देता है ना। तो आर्सेलर मित्तल आर्बिट, बस आर्बिट नाम पॉइंट एग्जाम में नोट किए रहिएगा कि आर्बिट आ जाए तुरंत पकड़ लीजिएगा। अनीस कपूर 2012 में बनाया है। और ये किस माध्यम में बना है, स्टील माध्यम में बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो लंदन के ओलंपिक पार्क में है ना। और यूनिटी इनकी एक यूनिटी इनकी है। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था ना, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो लोग ब्रिटेन के लोग मरे थे, उन्हीं की याद में ये यूनिटी नामक कलाकृति का निर्माण किया था। तो ना ये समझ गया। लेकिन अब हमें समझना है कि सबसे ज़्यादा इनकी विवादित शिल्प है, तो हमने तो विकल्प में इनकी विवादित शिल्प को नहीं लिया है। तो विवादित शिल्प हमने शायद लिखना भूल गया, इनकी विवादित शिल्प ये नहीं है। तो ये तो शिल्प आप रखे रहिएगा, इनकी विवादित शिल्प आप याद कर लीजिएगा। विवादित इनकी शिल्प है डर्टी कार्नर। डर्टी कार्नर माने जो कोना होता है, डर्टी कार्नर हमने लिख दिया। इनकी ये विवादित शिल्प है। और बाकी ये इनकी और शिल्प है जो पूछी गई है। एट दी हब ऑफ थिंग्स, क्लाउड गेट पूछी गई, आर्बिट पूछी गई, यूनिटी पूछी गई, और एक ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ये इनकी सबसे विवादित शिल्प है। कौन सी, डर्टी कार्नर यहाँ लिख दें। अगर यहाँ नीचे हो गया होगा तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर हम लिख दे रहे हैं ये डर्टी और ये डर्टी कार्नर। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्वींस वजाइना। तो हम बाद में जब अनीस कपूर का पढ़ाएंगे तो इसका दो नाम है, डर्टी कार्नर और क्वींस वजाइना। ये कुछ ऐसा ये वहाँ पर
पेरिस की जो रानियां थी उन्हीं के ऊपर कुछ ऐसी विवादित शिल्प बन गया था, तो बाद में इसको तोड़ा भी गया। तो ये जो है इनकी कृति है। डर्टी कॉर्नर जो सबसे ज़्यादा विवादित रही है, 1954 में मुंबई को जन्मे अनीस कपूर जो कि भारतीय मूल के हैं, और 1972 में ये जाकर ब्रिटेन में बस जाते हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा, इनके कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देखा, और कुछ कलाकारों को हम बाद में इस सेपरेट रूप से उनको अलग से पढ़ लेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर से एक बार कमेंट लाइक करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आराधना, उपासना, वंदना उस परमात्मा की ओर से भी होगा, जिसमें आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ढेर सारी दुआएं शामिल होंगी कि आप परीक्षा में आप क्या हो, उत्तीर्ण हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।